हेलो माय चैनल, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि हम आप लोगों को मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें हमने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की मैंने व्याख्या किया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन वो भी था, जो बच्चे अब तक न देखे हो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करने जा रहे हैं कि हाइगेंस ने प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कैसे किया था। तो पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो हाइगेंस सिद्धांत के आधार पर हम अपवर्तन की व्याख्या कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, मान लिया एक आप जो है अपवर्तक पृष्ठ ले लीजिए। माना एक अपवर्तक पृष्ठ ले लीजिए, एम डैश एक अपवर्तक पृष्ठ ले लीजिए, और ये अपवर्तक पृष्ठ जो आप देख रहे हैं यह दो माध्यमों को अलग करने का भी काम करता है। ये जो एम डैश है यह अपवर्तक पृष्ठ है जो माध्यम एक और माध्यम दो, यानी दो माध्यमों को अलग करने वाला ये अपवर्तक पृष्ठ है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो समतल तरंगाग्र चलती है। एक समतल तरंगाग्र चली और आकर इस अपवर्तक पृष्ठ से टकराई। यहां पे ए डैश पे ए पे क्या हुआ है, टकराया। तो मान लीजिए ये समतल तरंगाग्र चली और आकर जो है ए डैश पे टकराया, और दूसरा समतल तरंगाग्र जो चला है, जितने समय में यह यक्ष समतल तरंगाग्र ए पर पहुंचेगा, जितने समय में यक्ष तरंगाग्र ए पर पहुंचेगा उतने समय में दूसरा समतल तरंगाग्र बी पर पहुंचेगा। बेटा तो समझ गए हैं। एम डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, इस पे दो समतल तरंगाग्र चलती है। पहली समतल तरंगाग्र जितने समय में ए पर पहुंचेगा उतने समय में दूसरा समतल तरंगाग्र बी पर पहुंचेगा। अब यहां पर एक हम जो है अभिलंब खींच देते हैं। अब एक लंब आप खींच दीजिए, ए बी पर एक लंब खींच दीजिए आप। ए बी पर एक लंब खींचे। अब क्या है कि जितने समय में बी इस समतल तरंगाग्र यम डैश पे पहुंचेगा उतने समय में ए और आगे बढ़ जाएगा। हमने क्या कहा बेटा, मान लीजिए ए बी जो है सी पर पहुंचता है। बी किस पे पहुंचता है, सी पर पहुंचता है। बी सी पर पहुंचता है। बी किस पे पहुंचता है, सी पर पहुंचता है। तो जितने समय में बी सी तक पहुंचेगा, दूरी तय करेगा, उतने समय में ए आगे बढ़ जाएगा। मान लीजिए डी तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा, डी तक पहुंचेगा। अब यहां पर भी आप एक लंब डाल दीजिए, अभिलंब। अब हम क्या करेंगे, फिर यह जो है सी आगे बढ़ जाएगा। मान लीजिए सी आगे बढ़कर
यस तक चला गया, और अब यहां पर डी से बी को मिला दीजिए, डी को सी से मिला दीजिए। अब जब सी आगे बढ़ेगा यस तक, डी भी आगे बढ़ जाएगा ई तक। ये मान लीजिए कोण आई है और ये कोण आर है, क्योंकि ये आप अपवर्तन कोण है, ये परावर्तन। तो आप समझ गए कि नहीं? अब ऐसे में जितने समय बी से सी तक वो आएगा, जो समतल तरंगाग्र है, जितने समय में बी से सी तक आएगा उतने समय में ए से डी तक। आप लिखेंगे मान लिया एम एम डैश क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ। हाँ, एक चीज अभी ये मान लीजिए विरल माध्यम है, और ये आपका सघन माध्यम। सघन माध्यम, सघन माध्यम, और इसका अपवर्तनांक n1 है, इसका अपवर्तनांक n2 है, और पहले माध्यम में चाल v1 है, दूसरे माध्यम में चाल v2। तो आप लिखेंगे माना एम एम डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है, अलग करता है। माना पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और चाल v1 है। माना पहले माध्यम में जो समतल तरंगाग्र है, इसमें अपवर्तनांक क्या है? माना पहले माध्यम में अपवर्तनांक n1 चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक n2 तथा चाल v2 है। तो जो तरंगाग्र AB है यह m पर पड़ता है। तो किसी क्षण B से C तक पहुंचने में चली गई दूरी। तो किसी क्षण B से C तक चली गई दूरी बराबर सूत्र बेटा चाल गुणे समय। तब B से C तक जितनी दूरी तय करेगी बेटा उतनी ही दूरी A से D तक में तय करेगी। तो आप तो चाल गुणे समय, तो चाल कितना है v1, और मान लीजिए समय क्या है, यहां समय अब t1 है, समय मान लीजिए t है, समय क्या है t है। तो चाल आपका v1 है और समय क्या है t है। यानी B से C तक चली गई दूरी क्या हो जाएगी, BC क्या है, BC आपकी दूरी है, BC के बीच की दूरी, तो दूरी BC हो गया, और चाल क्या है बेटा v1 है, और समय क्या है t, यानी BC बराबर v1t। अब A से D तक की दूरी, A से D तक की दूरी, इसका भी सूत्र भी होगा चाल गुणे समय। अब इसका चाल क्या है v2, और समय क्या है t, समय t ही है।
तो ए से डी तक की दूरी यानी एडी की दूरी क्या हो गई, एडी की दूरी हो गई V2T। अब इस चीज को याद रखना बेटा कि BC की दूरी क्या निकली V1T और AD के बीच की दूरी क्या निकली V2T। अब इसमें बेटा देखिए दो त्रिभुज बन रहा है और एक चीज याद रखिए कि जितने समय में B से C तक पहुंचने में समय लगेगा उतने ही समय में A से D तक पहुंचेगा। जितने समय में B से C तक पहुंचने में समय लगेगा उतना ही समय A से D तक पहुंचने में लगेगा। तो अब इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। तो त्रिभुज ABC ले लें। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चूंकि यहां पर देखिए हमें अपवर्तन यानी स्नेल सिद्ध करना है, साइन I अपान साइन R इक्वल टू 1n2 ये सिद्ध करना है। तो यहां पे त्रिभुज ABC अगर लेते हैं तो त्रिभुज ABC में अगर हम साइन I लेते हैं, क्या लेते हैं साइन I, साइन I। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है बेटा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। यहां देखिए I है, I के सामने भुजा क्या है बेटा BC, I के सामने भुजा क्या है BC। और किसी भी त्रिभुज में कोण के सामने भुजा उसकी क्या होती है लंब होती है। I के सामने भुजा क्या है BC और कर्ण क्या है आपका EC। तो साइन I बराबर लंब बटे कर्ण, लंब आपका BC हुआ और कर्ण क्या हुआ बेटा AC हुआ। अब साइन I बराबर BC अपान AC। अब यहां देखिए हमने BC का मान कितना निकाल रखा है V1T, यानी साइन I बराबर क्या निकल गया साइन I बराबर यहां पे बेटा BC का मान कितना है V1T, इसलिए इस BC का स्थान पर हमने लिख दिया V1T अपान AC। इसको हमने समीकरण 1 मान, इसको क्या मान लिया बेटा, इसको समीकरण 1 मान, ये समीकरण 1। अब हम देखेंगे बेटा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में साइन R, साइन R। यहां भी R के सामने भुजा क्या है AD, R के सामने भुजा क्या है AD और कर्ण क्या है AC। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता ही है। यहां पर साइन R के लिए लंब क्या हो जाएगा AD और कर्ण क्या है बेटा AC है। अब यहां देखिए हमने AD का मान कितना निकाल रखा है V2T, AD का मान कितना निकाल रखा है V2T, इसलिए साइन R बराबर इस AD के स्थान पर हम लिख देंगे V2T अपान AC। ये हो गया बेटा समीकरण 2। ये क्या हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने, तो समीकरण 1 में बाएं तरफ का बाएं तरफ और दाएं तरफ का दाएं तरफ, यानी साइन I बटे साइन R क्या हो जाएगा बेटा साइन I के बटे साइन R, साइन I के बटे साइन R बराबर क्या हो जाएगा V1T के अपान AC, V1T के अपान AC और V2T के अपान AC। AC क्या हो गया बेटा AC से AC कट गया, T से T कट गया, तब बचा क्या, बचा हमारा साइन I के बटे साइन R बराबर क्या बचा V1 अपान V2। ये समझेंगे नहीं, साइन I में साइन R का भाग देंगे तो V1T के अपान AC और बटे V2T के अपान AC। अब यहां पे हमने AC से AC कट गया, T से T कट गया, V1 अपान V2। अब एक सूत्र आप पढ़े होंगे C इक्वल टू N अपान V के, ये आप सूत्र पढ़े हैं C इक्वल टू N अपान V के, C इक्वल टू N अपान V के। तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा
सी अपान यानी कि सी अपान यानी कि सी बराबर क्या होता है, ये आप याद रखिए, क्योंकि सी बराबर एन अपान भी के, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा सी अपान यानी कि। तो यहां चूंकि V1 है इसलिए ये हो जाएगा आपका साइन आई अपान साइन आर। इस V1 का स्थान पर हम लिख देंगे सीक अपान n1, क्योंकि यहां पर देखिए पहले माध्यम के लिए अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम के लिए n2 है। और यहां क्या हो जाएगा, V2 के स्थान क्या हो जाएगा, V2 के स्थान पर हो जाएगा C अपान n2। तो जब भाग देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। जब भाग देंगे तो C अपान n1, तो भाग देंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, n2 ऊपर गया और C नीचे आया, तो C से C कट गया, तो बचा क्या, साइन आई के बटे साइन आर इक्वल टू n2 अपान n1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n। यही है बेटा हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।